सब लोग ज़रा थोड़ा सा अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे करवाएं, अपना नाम बताएं और सब लोग बताएं। उस्मान नसीर। माइक ऑफ नहीं करें, माइक ऑफ नहीं करें, सब लोग अपने माइक ऑन कर लें। राहील बाबर खालिद सर। मकबूल। राहील खालिद। मोहम्मद हमजा सर। रिजवानुल्लाह सर। मोहम्मद आसिफ अली। जैन। और अगर नसीबुल्लाह। ठीक है, मेरी आवाज़ भी शहबाज सबको आ नजीर। रही है? शहबाज, ठीक है सर शहबाज, आ रही है। जी आ सर, रही है। आवाज में। चलें चलें, ठीक ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? सूरज पहले किसी कुमार। क्लास में आपने इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के बारे में पढ़ा? चलें, डेफिनेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप 1, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है। देखें, ऐसा इंटेग्रल जो अपनी किसी भी लिमिट पॉइंट या उसके दरमियान में किसी पॉइंट पे जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा फंक्शन। जैसे एज एन एग्जांपल यहाँ आप देखें 1/x है, ये फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है सिवाय इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू एम्बिगुअस है। इसी तरह अगर आप आ जाएं माइनस इन्फिनिटी से 0x इंटू ई पावर एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी के लिए कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस तरह के इंटेग्रल्स जिनमें आप किसी एक एंड पॉइंट को इन्फिनिटी रख दें या माइनस इन्फिनिटी रख दें, ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ टाइप 1। ये जिनमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपर या लोअर लिमिट पे कहीं आ रहा हो, उनको कहा जाता है इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप 1। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम इस इंटेग्रल को एक लिमिट से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम इन्फिनिटी की जगह टी पुट कर देते हैं और लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लेते हैं। सिमिलरली हम माइनस इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, अगर इंटेग्रल में माइनस इन्फिनिटी इन्वॉल्व है तो टी को रिप्लेस कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी की जगह और टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। ये है इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप 1, दो होते हैं ये। फिर है अगर दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, फिर हम बीच में एक पॉइंट लेते हैं ए, कोई भी, उसके क्राइटेरियाज भी हैं और बाज़ दफ़ा हम विदाउट एनी क्राइटेरिया कोई भी ले सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से ए और ए से इन्फिनिटी, ये दो इंटेग्रल्स उसी ए और बी टाइप के हो जाएंगे जैसे आपने टाइप 1 में पढ़ा। उनको उसी तरह सॉल्व करेंगे। दो लिमिट्स आएंगी यहाँ पे, फर्स्ट इंटेग्रल के साथ लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगी और दूसरे इंटेग्रल के साथ लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगी। तो ये तीन टाइप ऑफ इंटेग्रल्स हैं जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ टाइप 1 कहलाते हैं। तीन इसमें फॉर्म्स हैं। ये क्लियर हुआ जी सर, हो बेटे? गया। क्लियर हुआ सबको? सर अगेन रिपीट कर दिए। पूछें, आप सवाल पूछें, मैं बेटे आपको आंसर करूंगा। पूछें। सर स्टार्ट से अगेन। हाँ, स्टार्ट से स्टार्ट से समझा आपके दीजिए। सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर। तो पूछें, सवाल पूछें, पढ़ते जाएं और पूछते जाएं सवाल। सर डेफिनेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप। सर यहाँ हाँ से स्टार्ट किया सर। हाँ, पूछें, क्या बताऊं? आप पढ़ लें ना, पढ़ के बताएं मुझे, सर ये नहीं समझ आ रहा, बताएं। सर पॉइंट ए है जो, इफ जी बेटे, सर इंटीग्रेशन सर जो थोड़ा लाउड बोलें, यहाँ आवाज़ कम आ एफ रही है मुझे। सर जो एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी नंबर सर, हाँ यहाँ से हाँ, तो ये नीचे जो किया हुआ है इसको लिमिट अप्लाई की है इसके। अगर वो कहते हैं जी ये इंटेग्रल एग्जिस्ट करता हो, इसकी वैल्यू आती हो हमेशा, तो आप अगर इन्फिनिटी ऊपर लिखा हुआ है, लिमिट के ऊपर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो आप इन्फिनिटी को टी से रिप्लेस करें और इस इन्फिनिटी को कर दें लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इस इंटेग्रल का आंसर होगा। ठीक है?
ओके सर। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इंटीग्रल को लिमिट फॉर्म में लिखना होगा। जी बेटे। सर आपने कहा ना कि इम्प्रॉपर में हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे टी इज इन्फिनिटी, तो फिर डिफाइंड कैसे होगा? फिर भी अनडिफाइंड ही रहेगा ये। नहीं, लिमिट के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता। लिमिट के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती। पढ़ा था ना? जी सर। तो ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट ना करती है। ठीक है। नहीं सर, आपने कहा ना कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर जो होते हैं इंटीग्रल्स, वो किसी एक पॉइंट पे हमारे पास अनडिफाइंड आ रहे होते हैं, तो जब हम इसको अनडिफाइंड, सॉल्व। हाँ, अनडिफाइंड से मुराद ये है कि वो ना एक ऐसी फॉर्म होती है जो सिंप्लीफाएबल होती है। ठीक है। जब तक वो सिंप्लीफाई नहीं होगी अपनी वैल्यू नहीं देगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये जो फॉर्म है ये अनडिफाइंड फॉर्म है 2 के ऊपर। अगर मैं एक्स को 2 पुट करूँ, ठीक है, तो फिर इसकी अनडिफाइंडनेस तो है ही है, लेकिन इसकी लिमिट ज़रूर एग्जिस्ट करती है। अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 करें तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो उसका आंसर 4 आएगा। ठीक है। इसी तरह लिमिट के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी लचक है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों की जगह टी लिख देना है और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट कर देना है। इसी तरह अगर दोनों इन्फिनिटी हो तो बीच में एक पॉइंट ए ले लेना है और फिर उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने ए को और बी को किया है इंटीग्रल को सॉल्व। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स डी एक्स है। अब इस इंटीग्रल को लिमिट में कैसे कन्वर्ट किया, इन्फिनिटी की जगह टी पुट कर दिया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बाकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे रहने दी। अब उसने 1 ओवर एक्स का कहा कि जी इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स मॉड। ठीक है। अब इसने लिमिट 1 टू टी पुट की, तो इधर पहले टी पुट करेंगे लॉग ऑफ टी माइनस फिर 1 पुट करेंगे लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 0 होता है, लॉग ऑफ 1 0 है तो यहाँ आ गया लॉग ऑफ टी। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ टी। अब इसमें टी को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये इंटीग्रल अनडिफाइंड है, इस इंटीग्रल का आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है। इसका मतलब उसने बताया कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। हाउएवर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो हमेशा। ये हमारे पास इंटीग्रल है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब मैं यहाँ माइनस इन्फिनिटी की जगह टी पुट कर दूंगा और लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ले लूँ। अब मैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ आऊँगा। यू मैं पुट करूँगा एक्स, डी यू इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। डी यू इज इक्वल्स टू डी एक्स, वी इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स। वी जो है हमारे पास ई पावर एक्स है, तो यू हमने पुट किया एक्स और वी की जगह ई पावर एक्स पुट किया। अब लिमिट्स भी इसी तरह चेंज होंगी। अब फ्रॉम टी टू 0 एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई पावर एक्स इंटीग्रल फ्रॉम टी टू 0 और माइनस टी टू 0 ई पावर एक्स डी एक्स। ई पावर एक्स का इंटीग्रल फिर अगेन ई पावर टी ही आएगा। इसमें लिमिट पुट करने से माइनस टी ई पावर टी माइनस 1 प्लस ई पावर टी, ये हमारे पास अभी हमने लिमिट के बाद वाला जो पार्ट है वो सॉल्व किया सिर्फ अभी। अब हम इसकी लिमिट लेंगे, तो जब हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टी ई पावर टी की, तो ये आ जाता है लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टी ओवर ई पावर माइनस टी। ठीक है। अब लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास रूल है कि ऊपर भी डेरिवेटिव ले लें नीचे भी डेरिवेटिव ले लें अगर लिमिट अनडिफाइंड हो रही है। ऊपर डेरिवेटिव लिया डी एल हॉपिटल रूल जिसे कहते हैं, टी जो है वो 1 हो गया और ई पावर माइनस टी जो है उसका डेरिवेटिव आ गया माइनस ई पावर माइनस टी। ठीक है। अब हमने इसमें टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट किया, तो ये जो ई पावर माइनस टी था ये ऊपर ई पावर टी बन गया। जैसे ही मैं इसको पुट करूँगा माइनस इन्फिनिटी, दिस बिकम 0, ये 0 हो जाएगा रिड्यूस हो के, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस पार्ट का आंसर 0 है, यानी अगर मैं इसको एवेल्युएट करूँ तो इसका आंसर 0 है। ये 1 का 1 ही रहेगा और ई पावर टी जो है इसके अंदर मैं अगर माइनस इन्फिनिटी टी की जगह पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। ये 0 और ये 0 माइनस 1, तो माइनस 1 और 0 और 0 इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1 आंसर आएगा। इस इंटीग्रल का आंसर माइनस 1 आ रहा है। हाउएवर हमने प्रॉब्लम उसी तरह सॉल्व किया है कि हमने इंटीग्रल को लिमिट में कन्वर्ट किया।
यहाँ डबल लिमिट दोनों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दोनों लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी है। इसमें फिर हम पहले स्प्लिट करेंगे, उसने जीरो के अबाउट स्प्लिट कर लिया, ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम कर लिया इंटेग्रल को, और हर इंटेग्रल को अलग अलग सॉल्व किया, ठीक है, पहले को भी और दूसरे को भी, दोनों का आंसर फिर सम करके उसने बता दिया जी इस इंटेग्रल का आंसर ये आएगा। क्लियर हुई आपको बात? सर एल हॉपिटल रूल जहाँ पे अप्लाई किया है वो एक बार रिवाइज तो करवा दो। हाँ जी पूछें। डीएल हॉपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई किया जी है। सर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने डेरिवेटिव लिया सर इसका? जी ऊपर वाले का डेरिवेटिव टी का 1 आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस टी आ सर डेरिवेटिव लिया है? गया। हाँ डेरिवेटिव। ओके सर। समझ नहीं आई, डेरिवेटिव कैसे किया है इसका? सॉरी बेटे आपकी मतलब आवाज नहीं आई। सर अलग अलग लिमिट पुट की है, डेरिवेटिव है, यही समझ नहीं नहीं बेटे आई। डीएल हॉपिटल रूल कहता है आप डेरिवेटिव ले लें, टी का भी और ई पावर माइनस टी का भी, ऊपर भी डेरिवेटिव पुट कर दे नीचे भी डेरिवेटिव पुट कर दे। और सर पावर्स का डेरिवेटिव नहीं लेंगे वहाँ पे? किस पावर का? ऊपर कोई सर पावर ई की है? पावर ऊपर तो माइनस, टी लिखा हुआ है। सर नो नीचे डिनोमिनेटर में बात करूँ। जी बिल्कुल, ई पावर माइनस टी का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस ई सर पावर वो, माइनस टी, जी सर, यही आता है जो लिखा हुआ है। जी जी सर समझ रहा हूँ। और ठीक है, चले मेरा ख्याल है क्लियर है आप लोगों को है। जी सर। सर चले सर नेक्स्ट अब है। स्लाइड नहीं शो हो रही। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे मुझे। सर स्लाइड नहीं शो हो रही है अब। स्लाइड शो नहीं हो रहा? यस सर। सबको शो नहीं हो रहा था? यस सर। तो फिर हो रहा बोले है ना सर। बेटे, फिर तो बोलना चाहिए, जिसको नहीं शो हो रहा बोले। अच्छा शो हो चले, रही है सर। अब हो रही है सबको। यस सर सर अब अभी हो हो रही रही है। थी। चले अब डेफिनेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू। टाइप टू क्या है? अगर आपके पास इन्फिनिटी लिमिट्स ना हो, ए और बी लिमिट्स हो, लेकिन किसी एक एंड पॉइंट पे ये अनडिफाइंड हो फंक्शन, यानी फर्ज करें 1/x-1 है, तो ये 1 के ऊपर अनडिफाइंड है। अब लिमिट मैं 0 से 2 ले लूँ, 0 से 1 ले लूँ, तो बी 1 ले लूँ और ए 0 ले लूँ, तो 1 पे अनडिफाइंड है ना। तो जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो उसको लिमिट में डालते हैं, बाकी उसकी जगह टी पुट करते हैं। जैसे हम इन्फिनिटी की जगह टी पुट कर रहे थे, उसी तरह उस अनडिफाइंड पॉइंट की जगह टी पुट करते हैं। पहले एग्जांपल देख लें, 2 से 5, जहाँ मैं एक्स को 2 पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 अनडिफाइंड है, तो ये 2 पे अनडिफाइंड फंक्शन है, ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा इस इंटीग्रल को लिमिट में, तो फिर मैं लिमिट टी अप्रोचेस टू 2 लूँगा और 2 की जगह पे टी लिख दूंगा। इसी तरह अपर एंड भी हो सकता है जिसपे अनडिफाइंड हो रहा हो, पाई/2 पे सीकेंट अनडिफाइंड है, तो फिर मैं पाई/2 की जगह टी लिख दूंगा और टी अप्रोचेस टू पाई/2 कर दूंगा। सिमिलरली 0 से 3 1/x-1 है, तो यहाँ 0 से 3 के दरमियान एक पॉइंट आता है 1, जिसपे ये अनडिफाइंड है, तो मैं उसको 1 पे ब्रेक कर दूंगा इस इंटीग्रल को। ब्रेक करने के बाद मैं इस इंटीग्रल को अलहदा सॉल्व करूंगा, इसको अलहदा सॉल्व करूंगा। तो ये जो इन्फिनिटी के अलावा वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं, इनको कहा जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी बेटे सर। आपको? जी सर। ठीक है, आपने बस ये 3 एग्जांपल्स और ये टाइप 2 जो इंटीग्रल मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया, ये आप करें इसको। मैं आपको 5 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। बाबर यार इनको बता दो सर ने रेट का कहा होगा तो पूछ रहे हैं ग्रुप में बच्चे। सच बता हमदा। मैं कह रहा हूँ पूछ रहे हैं नसीबुल्लाह वाले ना, ग्रुप में पूछ रहे हैं कि सर माइक ऑफ किया हुआ है, सर ने किया हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं बोल ही रहा था इसलिए। यार बुक है तो किसी के पास वो ग्रुप में सेंड कर। जी बेटे, आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी, कोई सवाल है तो करें। 3 एग्जांपल्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 की थी, 3 एग्जांपल्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 की हैं। आप बताएं, कोई सवाल है तो करें ताकि मैं आपको गाइड करूं और समझा दूं। बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे बादशाह। सर ये ब्रेक जिस पॉइंट पे करेंगे पॉइंट वही होगा जिस पे वो मतलब उसकी वैल्यूज जीरो आएगी या इनडेफिनेट आएगी? अनडिफाइंड हो रहा हो, जहां अनडिफाइंड हो रहा हो उस पे ब्रेक करेंगे। अन जैसे ये एग्जांपल 7 है बेटे, जी सर। इसमें 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन। 1 पुट करूंगा तो ये 1/0 आ जाएगा। जी सर। जी, समझ आ गई सर। ठीक है, तो 1 पे उसने ब्रेक कर दिया। जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा होगा उस पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जी सर। कोई सवाल? समझ आ गया सर, बस यही पूछना था। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। सर ये एक सवाल है। तो बेटे करें ना। सर ये जैसे इंटीग्रेशन है, उसमें अगर कोई स्केयर वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो लिमिट आ जाती है हमारी 0 से इन्फिनिटी, तो दरम्यान में किस तरह चेक करेंगे? एक 1 2 3 4 इस तरह पुट करके चेक करेंगे कहाँ पे जाके ये इम्प्रॉपर हो जाता है? देखें, ये डिपेंड करता है इंटीग्रैंड क्या है। मुझे नहीं मालूम इंटीग्रैंड क्या है। ठीक है, आप इंटीग्रैंड का बताएं, फिर बात हो सकती है। ठीक है सर, अगर वो इस तरह का आगे सवाल आया तो सर वो डिस्कस कर लें। हाँ, अगर कोई इंटीग्रैंड आप क्वेश्चन भेजेंगे ना मुझे, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा इसका क्या करना है। ये ठीक जैसे, है। हाँ, पावर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है। इंटेग्रल फ्रॉम 1 to infinity 1/x⁻p dx is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less or equals to 1। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। कब कन्वर्जेंट है? जब p ग्रेटर देन 1 हो। कब डाइवर्जेंट है? जब p लेस और इक्वल्स टू 1 हो। अब p अगर 2 है, 3 है, 4 है, 1/x2 x⁻2 x स्क्वायर है, 1/x⁻³ है, इस तरह का इंटेग्रल आंसर देगा, कन्वर्जेंट होगा। बाकी p अगर 1 है या 1 से लेस है तो फिर ये इंटेग्रल जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें x की पावर्स आ रही हैं लेकिन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों बताएं, दोनों केसेस में। लेकिन जनरली इसका कोई वो नहीं है। आप क्वेश्चन देंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है सर। नेक्स्ट, सपोज f एंड g सर आर। जी बेटे। सर एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा एक बार। जी बताएं, एग्जांपल नंबर 3 में क्या है? सर इसमें -∞ से +∞ तक है हमारा, जो हम इसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? ब्रेक हम इसे इसलिए कर रहे हैं कि हमने ऊपर कुछ रूल्स पढ़े थे टेबल के अंदर, कि जब भी हमारे पास लिमिट -∞ से +∞ आएगी तो हम किसी एक पॉइंट पे ब्रेक करेंगे इंटीग्रल को, ताकि एक हिस्सा ए की तरह का बन जाए और एक हिस्सा बी की तरह का बन जाए, और हम फिर ये ए और बी के रूल्स फॉलो कर सकें। तो ये हमने ब्रेक कर दिया इसको। ओके सिमिलरली सर, ओके। एग्जांपल 3 में भी यही काम किया है
क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिमिट आ रही थी तो हमने ब्रेक कर दिया 0 पे। ब्रेक करने के बाद हमने एक हिस्से को पकड़ा, उसको सॉल्व किया और दूसरे हिस्से को फिर अलग से सॉल्व करके उनके आंसर्स को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। सर तो ब्रेक करते कैसे हम, कैसे है मतलब कैसे पता लगता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है? नंबर लाइन को यूज ब्रेक कहाँ से कहाँ तक करना है? यस सर, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो आप बेटे इसी इंटीग्रल को 1 पे ब्रेक कर दें, इसको -1 पे ब्रेक कर दें, इंटीग्रल का आंसर सेम आएगा। 0 पे उसने इसलिए किया है कि 0 पुट करने से बहुत सारी चीजें जो है वो वैनिश हो जाती हैं, इसलिए उसने 0 पुट कर दिया। वरना जरूरी नहीं है कि आप 0 पुट करें। आप 1 पे ब्रेक कर लें, आप 2 पे कर लें ब्रेक, कोई इशू नहीं है। आप -1 पे कर लें, आप किसी डेसिमल वैल्यू पे कर लें ब्रेक। ये पाबंदी नहीं है कि आपने लाजमी से 0 पे ही ब्रेक करना है। However, 0 पे कन्वीनियंस क्या है? 0 पे ब्रेक करने का फायदा ये है कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे उस वक्त tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा। वो tan इनवर्स ऑफ 0 जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अगर आप किसी और नंबर पे ब्रेक करेंगे तो उसका tan इनवर्स निकाल के यहाँ लिखना पड़ेगा। बस ये फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। कैलकुलेशंस में आसानी हो गई है, वरना कोई खास डिफरेंस नहीं। ठीक है सर, एफएससी में कुछ क्वेश्चन थे ना, उसमें तो मतलब नंबर लाइन को यूज करके तो फिर हम करते थे, उनके दो हिस्से करते थे। हाँ, वो था हम क्या करते थे, पीस वाइज फंक्शंस देख रहे थे कि हम अपने इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे थे और फिर हम उसको कर रहे थे। वो और चीज़ है, वो पिछला टॉपिक था। ठीक है, और बताएं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इंटीग्रल्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। आसान तरीका क्या हो सकता है, इसको हम यूज करेंगे कंपैरिजन थ्योरम को। सपोज f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शंस विद f जो है वो g से बड़ा है और दोनों नॉन नेगेटिव है। 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज दे रहे हैं, छोटी वैल्यू कोई नहीं दे रहा। देन a से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल अगर f ऑफ x का आपने देखना हो कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो ये उस वक्त कन्वर्जेंट होगा जब g का इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो। और अगर g का इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो फिर गारंटी है कि f का इंटीग्रल जो है वो भी डाइवर्जेंट होगा। ये दो चीज़ें बड़ी अहम है। बड़े फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो छोटे फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर छोटे फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो तो बड़े फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। ये है इस थ्योरम का मेन क्रक्स के भी मकसद क्या है। अब हम इसकी एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं। e⁻x² dx इज कन्वर्जेंट। हमने सिर्फ ये देखना है, इसका आंसर नहीं निकालना, चेक करना है कि ये फंक्शन कन्वर्जेंट है या नहीं, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं। अब हम अगर देखें कि e⁻x², 0 to infinity e⁻x² dx, 0 to 1 e⁻x² dx plus 1 to infinity e⁻x² dx। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये 1 से स्प्लिट क्यों हुआ है, थोड़ा वेट करें, आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये 1 से इन्फिनिटी वाले को उसने अलग से सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया e⁻1, e⁻1 इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब वो देख रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x है और g ऑफ x को कहते हैं आप लिखें e⁻x²। तो ये जो फंक्शन है ये बड़ा फंक्शन होगा e⁻x, और ये जो फंक्शन है e⁻x ये छोटा फंक्शन होगा। किस इंटरवल में? इसी गिवन इंटरवल में। ठीक है, इन द कंपैरिजन थ्योरम वी सी दैट इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e⁻x² dx इज कन्वर्जेंट। ये जो है ये कन्वर्जेंट है। इट फॉलोज दैट 0 से इन्फिनिटी e⁻x² dx इज कन्वर्जेंट। वो कहते हैं सिंपल ये है कि अगर छोटा इंटीग्रल जो है वो बड़ा इंटीग्रल जो है अगर वो कन्वर्जेंट है तो छोटा इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है। e⁻x का आंसर बड़ा है, e⁻x² का आंसर छोटा है इस इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी। वो कहता है इसलिए ये इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो इससे छोटा इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसने अभी इसका आंसर नहीं निकाला कि इस इंटीग्रल का आंसर आएगा क्या, इसने सिर्फ ये बताया है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं। स्प्लिट करके उसने एक छोटा फंक्शन लिया e⁻x, उसका देखा कि उसने कहा इसका तो कन्वर्जेंट है। तो e⁻x² जो है इस e⁻x से ज़्यादा छोटी वैल्यूज देता है,
लिहाजा ये इंटेग्रल चूंकि इससे कम वैल्यूज ले रहा है, इसलिए अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस इंटेग्रल की भी गारंटी है कि ये कन्वर्जेंट होगा। क्लियर हुआ? सर अभी तो हमें ये नहीं पता कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है। ओके, वैसे तो मैं अज्यूम कर रहा था कि आपने कैलकुलस का चूंकि कोर्स पढ़ा हुआ है 1 का, तो आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता हो। कन्वर्जेंट का मतलब इसका आंसर निकलता हो, वो फाइनाइट नंबर आता हो। डाइवर्जेंट का मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए। ये ज़हन में रखें बस। ऊपर हमने आंसर निकाले हैं ना इंटेग्रल्स के, जी सर, जी सर। तो उसमें इंटेग्रल्स के ओके आंसर सर, थैंक यू। इन्फिनिटी भी आए हैं और फाइनाइट भी आए हैं। तो जी जी, जिनके आंसर फाइनाइट आ रहे हैं वो कन्वर्जेंट हैं, और जिनके आंसर इन्फिनिट आ रहे हैं वो डाइवर्जेंट हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, वो कहता है बड़े फंक्शन का अगर इंटेग्रल का आंसर निकल आए, फाइनाइट हो जाए, तो छोटे फंक्शन का आंसर भी फाइनाइट होगा, और अगर छोटे फंक्शन का आंसर इन्फिनिट आ जाए तो बड़े फंक्शन का आंसर भी इन्फिनिट आएगा। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक। इस तरह, हाँ इस तरह समझिए। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटेग्रल दिस इज डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन थ्योरम बिकॉज। ये डाइवर्जेंट क्यों है? 1 + e⁻ x डिवाइडेड बाय x dx इज डाइवर्जेंट। ये इंटेग्रल इंटीग्रैंड जो है, ये इंटीग्रैंड बड़ा है 1/x से। मैंने ऊपर वाली जगह अगर 1 पुट कर दूं तो 1/x एक फंक्शन है, ये g(x) है हमारा, और 1 + e⁻x/x ये f(x) है। अब f(x) बड़ा है और g(x) छोटा है। g(x) का इंटेग्रल जो है वो डाइवर्जेंट है। ये हमने ऊपर सॉल्व भी किया हुआ है प्रॉब्लम, कि अगर p से लेस या इक्वल, p अगर लेस और इक्वल्स टू 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा इंटेग्रल, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये इंटेग्रल अगर इन्फिनिटी आंसर दे रहा है छोटे फंक्शन का, तो बड़े फंक्शन का आंसर तो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी आएगा, डाइवर्जेंट होगा, लिहाजा ये इंटेग्रल डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? नो सर। जी सर, क्लियर। जी पूछें बेटे, जिसको क्लियर नहीं है वो पूछें। सर ये जो जहाँ सोल्व करना है 1 + e एक्स, सर ये पावर 1 पे ग्रेटर देन 1 पे एक्स क्यों रखा हुआ है सर? ये रखा नहीं हुआ, हमारे पास एक गिवन फंक्शन है 1 + e⁻x/x, ये f(x) है। हमने इससे छोटा फंक्शन एक फाइंड किया है, ढूंढा है कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए, वो है 1/x। हमें कैसे पता लगा ये इससे छोटा है? जाहिर है 1 + e⁻x जो है ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी हमेशा। अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करूंगा तो हमारा फंक्शन छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा फंक्शन है और ये बड़ा फंक्शन है। अब छोटे फंक्शन का इंटेग्रल अगर डाइवर्जेंट है तो बड़े फंक्शन का इंटेग्रल भी डाइवर्जेंट है। जी पूछ। ओके ओके ओके, चले 7.8 एक्सरसाइज में आपको मैं सिर्फ ये बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर, तो अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। 7.8 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है, जो ऑलरेडी एक एग्जांपल में किया हुआ है, लेकिन फॉर नॉट फॉर दीज लिमिट्स, इस लिमिट के लिए शायद नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं 7.8 में से। ठीक है, आपने चेक क्या करना है इन क्वेश्चंस में? आपने क्या चेक करना है? डिटरमिन वेदर ईच इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, एवेल्युएट दोज दैट आर कन्वर्जेंट। सिर्फ उनको सॉल्व करना है जो कन्वर्जेंट है, सबको सॉल्व नहीं करना। तो ये चेक करना है आपने कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और फिर ये बताना है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो इनका आंसर क्या है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज से करेंगे, ज्यादा नहीं। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन सर रिपीट करते कौन से? ये बेटे हमारा 13। हाँ, ये हमारे 4 से 5 लेक्चर मजीद होने हैं, फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर 8। ठीक है, ये 4 से 5 लेक्चर हमारे इसके होने हैं, अगले 4-5 लेक्चर कंसेक्टिव इसके होंगे, तो हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रिवीजन पे आ जाएंगे। जी बताएं, क्वेश्चन पूछिए। सर एग्जांपल 9 काइंडली रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। एग्जाम्पल 9? जी अच्छा, ये देखें आपका इंटीग्रैंड क्या है, e⁻x²। ठीक है, जी सर। ओके, हमारा ये फंक्शन और ये एक और फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस करवाया e⁻x। ये e⁻x बड़ा फंक्शन है और e⁻x² छोटा फंक्शन है। इससे एग्री करते हैं आप? जी सर। ओके,
तो फिर जो बड़ा फंक्शन है अगर वो कन्वर्जेंट हो तो छोटा फंक्शन खुद ब खुद कन्वर्जेंट होगा। जी सर। तो हमने बड़े फंक्शन का इंटेग्रल लिया, उसका आंसर आ रहा है e⁻⁻1, आंसर आ गया, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट नहीं है, इन्फिनिटी नहीं आया आंसर, ठीक है। जी। तो अगर ये कन्वर्जेंट है e⁻x का इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो फिर हमारा जो फंक्शन है उसका भी आंसर यही आएगा, कन्वर्जेंट ही होगा वो भी, ठीक है। जी सर। तो इसलिए हमने कह दिया कि हमारा जो फंक्शन इंटेग्रल है ये भी कन्वर्जेंट जी। कन्वर्जेंट है। सर ये बड़ा कैसे है e⁻x हो रहा है, बड़ा कैसे है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। जी सर जी पूछिए बेटा। e⁻x उससे बड़ा कैसे है? e⁻x e⁻x स्क्वायर से बड़ा कैसे है? अच्छा ये बताएं, e⁻x बड़ा है, x बड़ा है या x स्क्वायर बड़ा है? सर क्या? x बड़ा है या x स्क्वायर बड़ा होता है? x स्क्वायर बड़ा होता है। x स्क्वायर बड़ा है, तो -x बड़ा होगा या -x स्क्वायर बड़ा होगा? सर लेकिन माइनस स्क्वायर है ना उसके ऊपर, वो माइनस को तो खत्म कर देगा। आप मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो बेटे आपको समझ नहीं आएगी। मैं पूछ रहा हूँ x बड़ा है या x स्क्वायर बड़ा है? आपने कहा x स्क्वायर जो है वो बड़ा है, आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। अब मैं पूछ रहा हूँ -x स्क्वायर बड़ा है या -x बड़ा है? -x बड़ा है। -x बड़ा है, गुड, वेरी गुड। e की पावर बड़ी कौन सी है, -x या -x स्क्वायर? की पावर -x। तो e की पावर -x अगर बड़ी है तो बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, e⁻x आएगी या -x स्क्वायर आएगी? बस मसला हल हो गया। सर ये जो बड़ा फंक्शन है ये हमें खुद सपोज करना है, हमने ढूंढना होता है। कंपैरिजन जैसे e की पावर टेस्ट का सबसे -x था। बड़ा, हाँ, कंपैरिजन टेस्ट का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हमें ट्रिकीली ये फंक्शन ढूंढना होता है अपने फंक्शन को देखकर, ये फ्लॉ है इसका। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हेलो। जी जी सर। जी जी सर। जी सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर ये ओके चले, ये फ्लॉ है कंपैरिजन टेस्ट का। जी जी सर ये पूछ रहा था मतलब ढूंढेंगे कैसे पता चलेगा, मतलब यही फंक्शन ही आएगा इसके कंपैरिजन में किसी क्वेश्चन के? किसके कंपैरिजन में? जैसे एक क्वेश्चन था। अच्छा देखिए ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कंपैरिजन टेस्ट अगर किसी ने लगाना है ये चेक करने के लिए कि वेदर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो उसका फ्लॉ यही है कि आपको फंक्शन खुद से ढूंढना पड़ता है। फिर हिट एंड ट्रायल पे आप आ जाते हैं कि इस फंक्शन से रिलेटेड चले कौन सा फंक्शन ऐसा ढूंढे जिसका इंटीग्रल या एग्जिस्ट करता हो या वो छोटा हो तो डाइवर्जेंट हो जाए। तो उस कंडीशन को सामने रख के हमें फंक्शन ढूंढना पड़ता है, ये इसका फ्लॉ है कंपैरिजन टेस्ट का, ठीक है। ये हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हमारे पास पहले कौन सा फंक्शन था, देखें e⁻x पे, उसने कहा चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कोई ढूंढो, उसने पहला फंक्शन लिया e⁻x, आप e⁻x लेके देख लें। तो इस तरह आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इसके कंपैरिजन में हमें कोई ऐसा सोल्यूशन दे दे कि हम बता सकें कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। या तो हम इससे बड़ा फंक्शन ढूंढ लें जो कन्वर्जेंट हो, या फिर हम इससे छोटा फंक्शन ढूंढ लें जो डाइवर्जेंट हो, ठीक है ना। दोनों में से एक सिचुएशन हमने ढूंढनी होती है। गिवन फंक्शन से बड़ा फंक्शन ढूंढो जो कन्वर्जेंट हो तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा इंटीग्रल, और गिवन फंक्शन से छोटा फंक्शन ढूंढे जो डाइवर्जेंट हो तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा।
ये वजह है जिसको हम मद्देनजर रख के ढूंढते हैं फंक्शन को। सर इस सवाल में उसने एग्जांपल नंबर 9 में उसने ये कहा कि शो दैट ये जो फंक्शन है कन्वर्जेंट है, तो अगर वो डाइवर्जेंट कह देता तो फिर हम इसको डाइवर्जेंट भी प्रूव कर सकते थे। नहीं कर सकते क्योंकि ये है ही कन्वर्जेंट ना, ये है ही ठीक है कन्वर्जेंट, सर। तो डाइवर्जेंट का नहीं, वो जब कोई डाइवर्जेंट होगा तो वो यही कहेगा शो दैट दिस फंक्शन इज डाइवर्जेंट। ठीक है सर। हाँ ठीक है। कोई और क्वेश्चन है बेटे? नो सर। चले, इस तरह है कि ये हमारा लेक्चर जो है वो तकरीबन एंड हो गया है। अब हम जो है कर रहे हैं